Today we will start a new chapter, chapter 10, force. आज हम इस चैप्टर में फोर्स के बारे में बात करेंगे, बल के बारे में बात करेंगे, हमारा बल क्या है। इस चैप्टर में जो हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं उनके बारे में बात करते हैं। इन दिस चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, इन चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा फोर्स। फोर्स आर ड्यू टू इरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड, इफेक्ट ऑफ फोर्स, force causes movement, force changes speed of a moving object, force changes direction of motion, force changes shape and sizes, types of force, contact force, muscular force, mechanical force, frictional force, non-contact force, magnetic force, electrostatic force, gravitational force, weight, measuring weight, unit of force। इन सभी टॉपिक्स को हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा फोर्स। फोर्स क्या है, सबसे पहले जो चैप्टर का नेम है उसी के बेसिस पे उसने दिया गया है, तो हम इसके बारे में जान लेते हैं कि हमारा फोर्स क्या होता है। फोर्स इज़ अ वर्ड, फोर्स एक ऐसा वर्ड है दैट इज़ यूज टू क्वाइट ऑफ्टन इन एवरीडे कन्वर्जेशन, जिसका हम इस्तेमाल अपने डेली के जो व्यवहार वाली चीज़ें हैं उनमें हम करते हैं। मीन्स फोर्स एक ऐसा वर्ड है जिसका इस्तेमाल हम रोज़ाना करते हैं। इवन दो वी यूज़ द वर्ड फोर्स regularly, it can be difficult to explain its exact meaning। यद्यपि हम इसका इस्तेमाल रोज़ फोर्स वर्ड का यूज़ करते हैं रेगुलरली, इट कैन बी डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन इट्स एग्जैक्ट मीनिंग, लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग जो एक्सप्लेन करना डिफ़िकल्ट हो सकता है। इफ़ एवरी स्टूडेंट वर आस्क टू डिफाइन फोर्स इन वन सेंटेंस, अगर हर एक बच्चे से ये पूछा जाए कि एक सेंटेंस में फोर्स को डिफ़ाइन करो, यू वुड टू फाइंड मैनी डिफरेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ फोर्स, तो आपको फोर्स की बहुत सारी एक्सप्लेनेशन मिल सकती हैं। इन फिजिक्स वी आर वेरी प्रेसाइज विद द मीनिंग ऑफ वर्ड। इसाक न्यूटन 1642-1727 अ फेमस साइंटिस्ट रोट अ वेरी एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ फोर्स। इफ़ वी टेक न्यूटन्स आइडियाज़ वी से, फिजिक्स में हमने एक बहुत ही पॉपुलर नेम सुना है, उसका नाम है इसाक न्यूटन, जिनका जो वर्ड था वो इतने से इतने समय तक रहे थे, 1642 से लेकर 1727 तक। एक फेमस साइंटिस्ट थे जिन्होंने फोर्स के एक एग्जैक्ट वर्ड लिखा। अगर उनकी थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने कुछ थ्योरी दी गई थी। उन्होंने कहा था, सबसे पहला पॉइंट बोला था उन्होंने, अ फोर्स कैन काउजेज स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टू मूव। एक फोर्स एक किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करने का कारण हो सकता है। सेकंड बोला था उसने, अ फोर्स कैन काउज अ मूविंग ऑब्जेक्ट टू मूव वेरी क्विकली। अगर कोई भी चीज़ मूव कर रही है तो उसको बहुत जल्दी मूव कराया जा सकता है फोर्स को अप्लाइड करके। टू मूव वेरी स्लोली, और उसको स्लो भी किया जा सकता है। अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसको स्लो भी किया जा सकता है, फास्ट भी किया जा सकता है। और टू चेंज द डायरेक्शन, और उसका फोर्स को अप्लाइड करके उसका डायरेक्शन भी चेंज किया जा सकता है। इन विच इट इज़ मूविंग, जैसे वो कोई भी सीधी चीज़ जा रही है उसको हम फोर्स का अप्लाई करके उसको उसकी दिशा को चेंज कर सकते हैं। थर्ड डेफिनेशन थी, अ फोर्स इज समथिंग दैट काउजेज एन ऑब्जेक्ट टू एक्सीलरेट और चेंज द वेलोसिटी। फोर्स एक ऐसा रीजन है, फोर्स के कारण क्या होता है, किसी की वेलोसिटी, उसका जो एक्सीलरेटर है उसको चेंज किया जा सकता है, वेग जो होता है उसको चेंज किया जा सकता है। दिस एक्सीलरेटेशंस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। यह एक्सीलरेटेशन जो है वो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकता है। दिस मीन्स अ फोर्स मे काउजेज एन ऑब्जेक्ट टू मूव फास्टर, स्लो डाउन और स्टॉप और चेंज डायरेक्शन। इसका मीन्स ये है कि फोर्स के कारण हम किसी भी जो ऑब्जेक्ट को फास्टर कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं या फिर उसको रोक सकते हैं। तो ये जो डेफिनेशंस हैं इनके बारे में बताया गया कि फोर्स की ये सारी डेफिनेशंस हैं, इनके बारे में हमने जाना है। नेक्स्ट है हमारा, व्हेन यू मूव और ट्राई टू मूव समथिंग टूवर्ड यू। अगर हम किसी भी चीज़ को अपनी ओर मूव करने के लिए ट्राई करते हैं टूवर्ड यू, दिस एक्शन इज़ कॉल्ड पुल। तो इस एक्शन को पुल कहा जाता है। जैसे कि किसी भी चीज़ को आप अपनी ओर खींच रहे हो
अपनी ओर खींच रहे हो किसी भी चीज़ को तो उसको बोला जाता है पुल। आपने जो आप मार्केट में गए होंगे तो आपने वहाँ पे डोर देखे होंगे, तो डोर जो ग्लास के डोर लगे हुए होते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि वह पुल और पुश लिखा होता है। तो उसका मीन्स क्या होता है, पुल और पुश का मीन्स क्या है कि अगर हम पुल का मीन्स है कि अगर हम किसी भी चीज़ को फोर्सली अपनी ओर खींच रहे हैं तो उसका मीन्स है पुल करना। दस लिफ्टिंग एंड पिकिंग आर एग्जाम्पल ऑफ आ पुल। अगर हम किसी भी चीज़ को लिफ्ट कर रहे हैं यानी उठा रहे हैं या पिक कर रहे हैं, अपनी ओर लेके आ रहे हैं उसको, तो यह एग्जाम्पल किसका है, पुल का है। एज समथिंग इज बीइंग लिफ्टेड और पिक्ड टूवर्ड द ऑब्जेक्ट इज एन एक्शन इज सिंपली अ पुल इज़ अ काइंड ऑफ अट्रैक्शन। इसका मीन्स ये है कि हम कह सकते हैं कि जो अपनी अगर कोई भी चीज़ को अपनी ओर उठाया जा रहा है और उससे इस तरह के एक्शन को हम, इस तरह के अट्रैक्शन को हम पुल कहेंगे। यानी पुल, जब भी हम कोई भी चीज़ पुल करेंगे तो कोई भी चीज़ आपकी ओर अट्रैक्ट होकर के आएगी, मतलब आपकी तरफ ही आएगी। नेक्स्ट हमारा पुश। पुश ऑन द अदर हैंड इज़ अ काइंड ऑफ रिप्लेशन व्हेन यू मूव और ट्राई टू मूव समथिंग अवे फ्रॉम यू द एक्शन इज कॉल्ड पुश। अगर आप अपनी ओर से किसी भी चीज़ को धकेल रहे हो, अपने से दूर कर रहे हो उसको, तो इस एक्शन को पुश बोला जाता है। दस किकिंग, हिटिंग, फ्लिकिंग आर एग्जाम्पल ऑफ पुश। तो इस तरह से हमारे किकिंग है, हिटिंग है, फ्लिकिंग है, ये सभी एग्जाम्पल जो हैं वो किसके हैं, पुश के हैं। बोथ अ पुल एंड पुश मूव द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स एप्लीकेशंस। अ पुश और अ पुल एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। दोनों ही हमारे पुल और पुश जो हैं क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को मूव कर सकते हैं। मीन्स जैसे ही पुल करेंगे तो ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन होगा वो चेंज होगा, मूव होगा। और दोनों ही हमारे पुल और पुश जो हैं दोनों ही हमारे फोर्स के कारण ही होते हैं। मीन्स उनके ऊपर फोर्स ही हैं हमारे। जो पुल करेंगे तो भी हमारा फोर्स लगेगा, पुश करेंगे तो भी फोर्स लगेगा। तो इन दोनों को ही हम फोर्स के नाम से जानते हैं। द डायरेक्शन इन विच एन ऑब्जेक्ट पुश्ड, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को पुश किया जाता है और पुल किया जाता है, इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो उसको हम डायरेक्शनल फोर्स कहते हैं। मीन्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं कि इस दिशा में जो पुल और पुश किया जा रहा है तो उसको हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा फोर्सेस आर ड्यू टू इंट्रैक्शन। जो फोर्सेस का जो रीजन है वो क्या है, इंट्रैक्शन है, एक दूसरे के संपर्क में आने से। इसके बारे में जानते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स इज बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। जो फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके बेसिस पे है, दो चीज़ों के, दो ऑब्जेक्ट के इंटरेक्शन पे। मीन्स एक दूसरे के इंटरेक्शन पे आने पे, एक दूसरे के तालमेल में आने पर जो फोर्स है उसका कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। इन पुशिंग और पुलिंग दोनों में एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट आर इन्वॉल्व। दो ऑब्जेक्ट जो हैं इन्वॉल्व होते हैं। द ऑब्जेक्ट विच इज़ अप्लाइंग अ फोर्स, एक वह ऑब्जेक्ट जो फोर्स अप्लाई कर रहा है। अ पुश और पुल, या तो वो पुश करेगा या पुल करेगा। एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच द पुश और पुल इज़ बीइंग अप्लाइड, और दूसरा ऑब्जेक्ट वो होगा जिसके ऊपर पुश या पुल किया जाएगा। मीन्स यहाँ पर हमने देखा, यहाँ से हमने पता लगाया कि हमें दो ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत होगी अगर कहीं भी हमें फोर्स को अप्लाई करना होगा। एक तो वह ऑब्जेक्ट जिसके द्वारा पुश और पुल किया जा रहा है, एक तो वो, और एक वो जिसको पुश और पुल किया जाएगा, जिस पर फोर्स को अप्लाई किया जाएगा वो। ये सभी, इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत होगी जब हमें फोर्स को अप्लाई करना होगा। दस द फोर्स इज़ द रिजल्ट इंट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम दूसरी डेफिनेशन में हम ये कह सकते हैं कि फोर्स इज़ द रिजल्ट, फोर्स एक ऐसा रिजल्ट है ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्टों के इंट्रैक्शन के कारण जो हमें चीज़ मिलती है, इंट्रैक्शन होने के कारण जो चीज़ मिलती है, फोर्स पुल और एंड पुश से, वो हमारा क्या होता है, फोर्स होता है। सपोज मान लीजिए अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार, विल कार द मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस। अगर मान लीजिए कि कोई भी एक कार खड़ी हुई है, वहाँ उसके पास जाके एक आदमी खड़ा हो जाता है, क्या कार मूव करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि उसकी उपस्थिति के कारण नहीं होगा ऐसा कुछ। सर्टेनली नॉट, बिल्कुल नहीं करेगी। द मैन विल नॉट टू पुश द कार इन ऑर्डर टू मेक इट मूव, और क्योंकि इसलिए नहीं करेगी क्योंकि वो आदमी उसको धक्का नहीं मार रहा है, पुश नहीं कर रहा है उसको, इसलिए वो मूव नहीं करेगी। तो फर्स्ट फिगर में आप देख सकते हैं कि वो व्यक्ति केवल खड़ा हुआ है, उसको धक्का नहीं मार रहा है, उसको पुश नहीं कर रहा है, तो वो आगे की ओर मूव नहीं करेगी। लेकिन फिगर बी में आप जैसे ही देखते हैं, इफ़ ही
अप्लाइज अ फोर्स, अगर वह फोर्स को अप्लाइज करता है, पुश करता है ऑन द कार पर, इट मे बिगिन टू मूव इन द डायरेक्शन द फोर्स अप्लाइड, तो यह उस डायरेक्शन में मूव होने की शुरुआत कर देगी जिस दिशा में फोर्स लगाया जा रहा है। नोट दैट द मैन हैज़ टू पुश द कार मेक इट मूव। यह ज़रूरी है इसके लिए कि व्यक्ति उसके ऊपर फोर्स लगाए तभी वो मूव करेगी। अगर ऐसे ही अगर खड़ा हो गया है और उसको फोर्सली उसको पुश नहीं कर रहा है तो वो मूव नहीं करेगी। तो यहाँ से हमने जाना कि जो अगर हमें ऑब्जेक्ट को, दो ऑब्जेक्टों को ज़रूरत होगी फोर्स को अप्लाई करने की, अगर फोर्स अगर अप्लाई किया जा रहा है तो दो ऑब्जेक्ट जो है हमारे ज़रूरी है और वहाँ पे उसके ऊपर फोर्स लगाना ज़रूरी है, तभी जो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है वो मूव हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ना ऑब्जर्व द फिगर C and D carefully. In the figure C, both girls appear to push each other, while the pair of girls in figure D trying to pull each other. The girls in the two situations shown here are applying force on each other. आप यहाँ पे फिगर C and D देख सकते हो, यहाँ पे फिगर में दिया गया है। फिगर C में दोनों लड़कियाँ एक दूसरे को पुश करती हुई नज़र आ रही हैं, जबकि फिगर D में जो लड़कियाँ हैं एक दूसरे को खींचती हुई नज़र आ रही हैं, एक दूसरे को अपनी ओर खींचती हुई नज़र आ रही है। मीन्स वहाँ पे पहले वाले में एक दूसरे को पुश कर रही हैं और दूसरे वाले में पुल कर रही है। तो इस तरह से जो गर्ल की जो सिचुएशंस है वो यहाँ पे क्या शो करा रही है कि ये एक दूसरे को फोर्स लगा रही है या फोर्स का यूज़ कर रही हैं, तभी इनके ऊपर इस तरह से ये जो खेल है ये किस तरह का खेल खेल रही है, पुशिंग एंड पुलिंग वाला। तो दोनों ही कंडीशनों में वहाँ पे फोर्स को अप्लाई किया जा रहा है। फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स we interfere that at least two objects must interact for a force to come into play. यहाँ से इन एग्जाम्पलों से हमने ये जाना कि हमें फोर्स को अप्लाई करने के लिए कम से कम दो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। Thus, an interaction of one object with another result is a force between two objects. यहाँ से इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इंट्रैक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की इंट्रैक्शन विद अनदर, दूसरे के साथ, यानी एक ऑब्जेक्ट जो है दूसरे के साथ इंट्रैक्शन कर रहा है, रिजल्ट इन अ फोर्स, तो उसका कारण क्या होगा, फोर्स होगा बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, यानी दोनों चीज़ों के बीच में क्या लगेगा, फोर्स अप्लाइड हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड, ये क्या है इसके बारे में जानते हैं। डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड डिटरमाइन द रिजल्टेंट मोशन, जो जिस दिशा में कोई भी चीज़ हम ले जा रहे हैं और उस दिशा में कोई भी अगर फोर्स लगाया जाए तो वहाँ पे हमारा क्या शो होगा, मोशन शुरू होगा। यानी कि अगर किसी भी डायरेक्शन में किसी भी चीज़ को धकेला जाए तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा मोशन हमें शो होगा। पुश और पुल इन वन डायरेक्शन ओनली, अगर किसी भी चीज़ को पुश और पुल किया जाए एक ही डायरेक्शन में तो क्या है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रॉली इज़ पुल्ड फ्रॉम अ साइड, जब एक ट्रॉली को एक साइड में एक दिशा में पुल किया जाता है, इट मूव्स इन डायरेक्शन इन विच इट इज़ बीइंग पुल्ड, तो यह उस डायरेक्शन में जाती है जिस दिशा में हम इसको पुल कर रहे हैं। सिमिलरली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पुश्ड फ्रॉम वन साइड इट मूव्ड अहेड इन द डायरेक्शन ऑफ द पुश। इन बोथ केसेस द ऑब्जेक्ट विच इज़ वन डायरेक्शन ओनली। मीन्स यहाँ से ये है कि अगर हम किसी भी एक चीज़ को खींच कर के ले जाएं, एक डायरेक्शन में अगर हम उसको खींच के ले जा रहे हैं तो भी वह एक ही डायरेक्शन में जाएगी, या फिर हम उसको धक्का मार रहे हैं यानी कि पुल कर रहे हैं उसको, तो भी वह एक ही डायरेक्शन में जाएगी। तो यहाँ से हमने जाना कि अगर हम पुश करें या फिर पुल करें और एक ही डायरेक्शन में करें तो हमारा पुश और पुल का जो डायरेक्शन होगा वो केवल एक ही होगा, जिस दिशा में फोर्स को अप्लाइड किया जा रहा है वहीं उसी दिशा में हमारा पुश एंड पुल होगा। अब है हमारा बोथ पुश एंड पुल इन सेम डायरेक्शन। अगर पुश एंड पुल सेम डायरेक्शन में किया जाए तो क्या होगा, पहले था पुश और पुल वन डायरेक्शन ओनली, अब केवल पहले एक ही डायरेक्शन में किया जा रहा है। अब सेकंड टॉपिक है हमारा बोथ पुश एंड पुल इन सेम डायरेक्शन में किया जाएगा तो क्या होगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पुश्ड बाय वन पर्सन ओनली, जब एक चीज़ को, किसी भी चीज़ को एक व्यक्ति के द्वारा पुश किया जाता है, इट मूव्ड अहेड, तो वो क्या है, आगे की ओर बढ़ती है। बट द मूवमेंट इज स्लो, मूवमेंट क्या होता है, स्लो होता है। द फोर्स अप्लाइड इज़ लेस, तो क्योंकि वहाँ पे अगर कोई भी इंसान किसी भी कार को अगर धक्का मार रहा है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, कम लगेगा, जिसकी वजह से वो क्या होगी,
उसके ऊपर फोर्स कम लगेगा तो वो आगे की ओर बहुत कम, आगे की ओर मूवमेंट जो है वो कम करेगी, स्लोली स्लोली चलेगी। When the same force is applied, same object is pushed and pushed simultaneously, it moved ahead faster। अगर दोनों ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को धक्का मारा जा रहा है वो वाला, और एक तरफ से उसको खींचा जा रहा है, पुश भी किया जा रहा है और पुल भी किया जा रहा है, मीन्स जैसे आप फर्स्ट पिक में देख सकते हो कि फोर्स जब अप्लाई किया जा रहा है तो मोशन कैसा हो रहा है, स्लो हो रहा है। सेकंड पिक में देख रहे हो कि एक लड़का जो है पीछे से उसको धक्का मार रहा है, पुश कर रहा है, एंड दूसरा वाला उसको आगे से खींच रहा है, तो क्या हो रहा है, वो पुल हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि फोर्स ज़्यादा लगेगा, और उसकी वजह से जो है फोर्स ज़्यादा लगेगा तो हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, वो ज़्यादा फास्टर हो जाएगा। When the object is pushed and pulled simultaneously, it moves ahead faster, the force applied is more। क्यों, इसका रीजन क्या है, क्योंकि वो लड़का जो है केवल पहले धक्का मार रहा था उसको, तो उसके अंदर जितनी भी पावर थी वो उतनी अप्लाई कर रहा था, तो वो जो मोशन था वो स्लो था। अब क्या है, उसी डायरेक्शन में वो धक्का मार रहा है और उसी डायरेक्शन में उसको खींच रहा है दूसरा वाला, तो यहाँ पे क्या है, फोर्स ज़्यादा लगेगा और यहाँ से स्पीड भी उस ऑब्जेक्ट की ज़्यादा हो जाएगी। The resultant motion can also be increased by applying a greater force than before। एक हमारा जो मोशन है उसको इंक्रीज़ किया जा सकता है अगर उसके ऊपर पहले से ज़्यादा फोर्स अगर अप्लाई किया जा रहा है। इन सेकंड फिगर में आप देख सकते हो 2 men A and B पुशिंग द कार resulting in greater motion। उसको वो लड़के जो दो हैं दूसरे फिगर में वो क्या कर रहे हैं, उसको ग्रेटर फोर्स लगा रहे हैं, इसकी वजह से वो क्या होगा, आगे की ओर ज़्यादा मूव करेगी। दिस इज ऑल्सो ट्रू इन केस व्हेन ए एंड बी पुलिंग एंड कार द सेम डायरेक्शन। अगर यह दूसरी कंडीशन में भी यही रहेगा कि अगर दो लड़के अगर उसको एक दिशा में अगर खींच के ले जा रहे हैं तो क्या होगा, वहाँ पे फोर्स ज़्यादा अप्लाइड होगा और वस्तु जो है, जो ऑब्जेक्ट है वो जल्दी जल्दी मूव करेगी। मीन्स कहने का ये है कि जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाइड किया जाएगा उतनी ही ज़्यादा ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो ज़्यादा होगा। टू फोर्सेस इन वन डायरेक्शन अपोजिट टू वन अनदर। अगर दो फोर्स को एक दूसरे के विपरीत लगाया जाए, विपरीत डायरेक्शन में लगाया जाए, मतलब उल्टी दिशा में लगाया जाए, कि जैसे मैं किसी भी चीज़ को खींचूं और आप उसको अपनी चीज़ की अपनी तरफ खींचो, तो क्या होगा, इस तरह के फोर्स का उसके बारे में पढ़ते हैं। इफ़ टू सिमिलर फोर्स, अगर दो एक जैसे फोर्स आइदर टू पुल और पुशेस, या तो दोनों को पुल किया जाए या दोनों को पुश किया जाए, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, दोनों का एक ही मैग्नीट्यूड होना चाहिए, आर अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन डायरेक्शन अपोजिट टू वन अनदर। अगर उनका जो डायरेक्शन है वो कैसा होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, मीन्स एक ही, जैसे कि वो मैं सामने वाले की तरफ धकेल रहा हूँ, वो मेरी तरफ धकेल रहा है, तो कैसा अपोजिट डायरेक्शन है। द टू फोर्स इंटरेक्ट, द रेजल्टेंट फोर्स इज जीरो। तो फोर्स वहाँ पे क्या होगा, अप्लाइड जो होगा वो जीरो होगा, क्योंकि मैं भी इधर ही उतने फोर्स से धकेल रहा हूँ उसको और सामने वाला भी उसको उतने ही फोर्स से धकेल रहा है, तो वहाँ पे जो फोर्स जो होगा वो कैसा होगा, जीरो होगा। हैंस द ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव एट ऑल। इस तरह से जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, मूव नहीं करेगा, किसी भी कीमत पे मूव नहीं करेगा। इफ़ वन ऑफ द फोर्स हैज़ ग्रेटर मैग्नीट्यूड, अगर कोई भी दोनों फोर्स जो लग रहे हैं अगर उनमें से कोई भी एक ज़्यादा हो गया, मीन्स जितना भी फोर्स लगाया गया है उसके ऊपर अगर उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया तो वो क्या है, ग्रेटर फोर्स। द रेजल्टेंट फोर्स इज इन केस इक्वल टू डिफरेंस ग्रेटर मैग्नीट्यूड देन अदर, द ऑब्जेक्ट विल मूव स्लाइटली इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स। तो जो जिस दिशा में ग्रेटर जो फोर्स लगा हुआ है, जो ऑब्जेक्ट है वो उसी डायरेक्शन में क्या होने लगेगा, मूव होने लगेगा। द रेजल्टेंट फोर्स इन दिस केस विल बी इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्स। इस तरह से जो फोर्स है दोनों मैग्नीट्यूड पे क्या है, अगर यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अगर दोनों मैग्नीट्यूड मीन्स दोनों ऑब्जेक्ट अगर सेम फोर्स से लगाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, जीरो होगा। अगर एक भी फोर्स अगर कम लगा हुआ है, जैसे सामने वाला फोर्स कम लगा रहा है, हम इधर से धकेल रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, ये मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, तो वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। तो यहाँ से हमने जाना कि अगर एक ऑब्जेक्ट के मूव कराना है तो उसको सेम डायरेक्शन में हमें मूव करना होगा। सेम डायरेक्शन में मूव करने से क्या होगा कि हमारे जो ऑब्जेक्ट है वो तेज़ी से मूव होने लगेगा। अगर उसके ऊपर अपोजिट फोर्स लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट हमारा फोर्स नहीं होगा, मतलब मोशन में नहीं आएगा। तो इसका मीन्स ये है कि दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं उनके ऊपर क्या होना चाहिए, हमारा
फोर्स जो है मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ से हम ये कह सकते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट, द गेम ऑफ टग ऑफ वार इज़ वेरी गुड एग्जाम्पल। आपने ये रस्साकसी का खेल देखा होगा, ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ फोर्स एंड द रेजिलेंट फोर्स। तो यहाँ से आपने देखा होगा इस खेल को, इन दिस गेम अ रोप इज़ पुल्ड इन अपोजिट डायरेक्शन बाई टू टीम्स फेसिंग ईच अदर। तो इस खेल में आपने देखा होगा कि जो दो टीम होती हैं एक रस्सी को अपनी ओर खींचती हैं, अपनी ओर बल लगाते हैं इसमें। Initially, the rope is not pulled in any one direction since the force is applied one by team, two team, one each side by two teams equal in magnitude, therefore get neutralized। जब दोनों साइडों से सेम फोर्स को लगाया जाता है तो रस्सी जो है एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी नहीं जाती है। उसका जो साइज है, उसका जो चेंज है, उसके जो डायरेक्शन है या वो एक दूसरी की ओर जाने लगेगी। वो कब जाएगी? जब एक जो टीम है उसकी तरफ से कम फोर्स लग रहा हो और दूसरी उसको जोर से खींच रही हो, तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट उसकी ओर पुल होके आ जाएगा। तो यहाँ से हमने जाना इस तरह के खेल के, तो जब दोनों तरफ से अगर सेम वो लग रहा होगा, हमारा फोर्स लग रहा होगा, तो वहाँ पे जो फोर्स होगा वो कैसा हो जाएगा, न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा। एट वन पॉइंट ऑफ द टाइम इन ड्यू कोर्स वन ऑफ द two teams may be able to exert greater force than other, then the rope get pulled by the winning team। तो इस तरह से जैसे विनिंग टीम वो वाली होगी जहाँ जिस टीम ने ज़्यादा फोर्स को अप्लाई किया है, उसको अपनी ओर खींचा है, तो वो टीम जो हमारी कैसी कहलाएगी, वो विनिंग टीम कहलाएगी। द रेजुलेंट फोर्स इज़ ग्रेटर इन दिस केस, क्योंकि इस केस में क्या हुआ, रेजुलेंट जो फोर्स था वो कैसा रहा, ग्रेटर रहा। greater force in this case toward the one side to which is rope get pulled। तो यहाँ से आपने देखा कि जो फोर्स है जिस साइड में हमारा अप्लाई ज़्यादा किया गया था, उस खींचा गया था उसको, उसी साइड में जो कार है वो सॉरी जो रस्सी है उसी साइड में आ जाएगी। अब इन द एग्जाम्पल गिवन बिलो, वन पर्सन इज़ पुशिंग द कार फ्रॉम द फ्रंट, अनदर पुशिंग द कार फ्रॉम द बैक। इसमें आप देख सकते हो, इस पिक में, ये पिक्चर से आपको समझ में आ जाएंगे कि अगर एक पिक्चर में जैसे दिया गया है कि एक लड़का पीछे की तरफ से उसको धकेल रहा है और एक लड़का उसको आगे की तरफ से ढकेल रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, फ्रॉम द फ्रंट अनदर इज पुशिंग फ्रॉम द बैक, द टू फोर्स इज बीइंग अप्लाइड वन डायरेक्शन अपोजिट वन अनदर। अब इसमें क्या हो रहा है कि दोनों डायरेक्शनों में ऑब्जेक्ट को धकेला जा रहा है, मतलब वो भी उसके उधर से ढकेल रहा है और इसको भी, ये भी धकेल रहा है उधर से। तो टू फोर्स इंटरेक्ट इफ़ दे आर इक्वल मैग्नीट्यूड। अगर दो फोर्स एक सेम मैग्नीट्यूड के होंगे तो क्या होगा, द रेजुलेंट फोर्स इज जीरो। तो जो रेजुलेंट जो फोर्स होता है वो कैसा हो जाता है, जीरो हो जाता है। एंड देयर विल बी नो मोशन, और वहाँ पे कोई मोशन नहीं होगा। तो आपने यहाँ से बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में जाना। अब हम इसके चैप्टर के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं।